चलिए बैठिए तेजी से। और आज दीपावली है। सुनिए सुनिए, बोलिए मत, सुनिए केवल। बोलते हैं तो सबका आवाज़ सुन नहीं पाते। तो सबको सफलता के लिए हमारे तरफ से अग्रिम बधाई। ठीक है, आशा और विश्वास है कि आप जरूर सफल होंगे और हमारे तरफ से अग्रिम बधाई आपको। लेकिन सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए? कुछ खास नहीं। आइए एक नंबर पर। पहला सवाल है, और इससे पिछले वाले चैप्टर में कमेंट सेक्शन को ठीक कर दीजिएगा। पहले वाले चैप्टर में पौधों की दुनिया का हम लोग सैर कर रहे थे, और आवाज़ भी थोड़ा कम कर दीजिएगा। और हमने देखा कि पृथ्वी पर सभी पौधे एक जैसे हैं नहीं। पौधे को मुख्य रूप से 5 भागों में हम समझ सकते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो 5 कैटेगरी के पौधे होते हैं। अब थैलोफाइटा पौधे में जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता है। और थैलोफाइटा से कुछ ज्यादा विकसित पौधा ब्रायोफाइटा था, जिनमें तना और पत्ती जैसी संरचनाएं थी लेकिन जड़ नहीं था। और पूर्ण रूप से जड़, तना, पत्ती वाला पौधा जो पहले पृथ्वी पर विकसित हुआ वो टेरिडोफाइटा था। फिर जिम्नोस्पर्म और अंत में एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म तो इतना विशाल है, इतने ज्यादा पौधे उसमें थे कि उन्हें पुनः हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटे। तो पिछला चैप्टर में पौधों से संबंधित प्रश्न थे, और खासकर पौधों के पहचान से संबंधित प्रश्न थे। और पौधे एक जैसे होते नहीं है पृथ्वी पर। यकीनन पौधे के बारे में समान रूप से हमें यही ख्याल आता है कि जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगा, फल देता होगा, फूल खिलता होगा। लेकिन आप देख लिए कैसे कैसे पौधे हैं। ये चैप्टर दोस्तों जंतुओं की दुनिया की पहचान कराएगी आपको। जिस तरह पृथ्वी पर एक जैसे पौधे नहीं है, उसी तरह पृथ्वी पर एक जैसे जंतु भी नहीं है। जंतु उन्हें कहते हैं जो बहुकोशिकीय हैं, यानी आंखों से दिखता है, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, जिनकी कोशिका में क्लोरोफिल नहीं होते, उन्हें जंतु कहते हैं। और जंतु भी एक जैसे नहीं है पृथ्वी पर। और अगर जंतुओं की बात करें तो पौधों से ज्यादा विविधताएं जंतुओं में है। पौधे से ज्यादा विविधताएं जंतुओं में है। पौधे तो आप केवल 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ लिए, लेकिन जंतु में पौधों की तुलना ज्यादा विविधताएं हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि इस पृथ्वी पर तो पहले पौधे आए, उसके बाद जंतुओं का विकास हुआ, फिर भी पौधे में इतनी कम विविधताएं और जंतु में इतनी ज्यादा। तो बिल्कुल जंतु पौधों की तुलना में ज्यादा डेवलप्ड है इस पृथ्वी पर, इसलिए वे वातावरण में अपने को बचाने में पौधे से ज्यादा सक्षम है। गिर के जंगल में अगर भूकंप आएगा तो शेर के बचने का चांस ज्यादा है कि नहीं है? अब पौधे का बचने का चांस कम है, क्योंकि भाग नहीं सकता, शेर भाग जाएगा। यानी पौधे इस पृथ्वी पर पहली बार आए, उसके बाद ही जंतु आए। फिर भी पौधे में विविधताएं कम है, जंतु में ज्यादा। ऐसा काहे है? ऐसा इसलिए कि जंतु ज्यादा डेवलप्ड है पौधे से। जंतु के पास ब्रेन है, पौधे के पास ब्रेन नहीं है। पौधे में नर्वस सिस्टम का भी अभाव होता है। तो आइए बायोलॉजी की इस 5 नंबर चैप्टर में भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं से जुड़े हुए प्रश्न हैं
तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं, करते हैं और एक एक प्रश्न को विस्तृत पूर्वक समझने का हम प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि क्लास में ही ये प्रश्न याद हो जाए। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए कि ये जीव बहुकोशिकीय तो हैं, बहुकोशिकीय तो हैं, परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते। इससे पहले आप ये जानते ही होंगे कि एक जंतु का जो शरीर की निर्माण प्रक्रिया है उसकी शुरुआत सेल से होती है। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गेन, और फाइनली जाकर बॉडी का निर्माण होता। एक जंतुओं का शरीर कुछ इस क्रम में निर्मित होते हैं, लेकिन इस तरह के निर्मित शरीर एक विकसित जंतु में होता है। इस पृथ्वी पर कुछ जंतु ऐसे हैं जिसका शरीर केवल कहां तक विकसित है? सेल तक। उसमें टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, बॉडी कुछ भी नहीं पाया जाता। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनका शरीर कहां तक विकसित है? टिश्यू तक विकसित है। उनमें ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम आप पाए नहीं जाते। कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें कुछ ही ऑर्गेन सिस्टम है, सारे ऑर्गेन सिस्टम नहीं भी है। यानी कि पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु हैं सबके शरीर इतने डेवलप्ड नहीं है। तो कारण निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये जीव बहुकोशिकीय तो हैं परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते, और पृथ्वी पर ऐसा जंतु केवल एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं कि जिनमें कोशिकाएं हैं लेकिन उत्तक नहीं। और वो जंतु किस फाइलम का है? पोरीफेरा का है। किसका है? पोरीफेरा एक जंतुओं का फाइलम है। जिस तरह जिम्नोस्पर्म एक पौधे का फाइलम था ना, उस तरह जंतु का एक फाइलम है क्या? और पोरीफेरा इस पृथ्वी का एक ऐसा जंतु है जो मल्टी सेलुलर है, आंखों से दिखते हैं लेकिन उसकी कोशिकाएं उत्तक नहीं बना पाते, जिसके कारण पोरीफेरा के शरीर में कोई अंग नहीं होता, कोई अंग तंत्र भी नहीं होता। पूरा बॉडी केवल किससे बना होता है? सेल से ही बना होता है। पोरीफेरा का पूरा बॉडी केवल सेल से ही बना होता है। पोरीफेरा के शरीर में उत्तक, अंग तंत्र ये सब कुछ नहीं होते। तो पोरीफेरा ही एकमात्र जंतुओं का फाइलम है, जंतुओं का फाइलम है जो बहुकोशिकीय तो है लेकिन इनके शरीर में कोई उत्तक नहीं होते हैं। इसके पोरीफेरा के अलावा किसी भी और जंतु के फाइलम में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती। तो पोरीफेरा बहुकोशिकीय तो हैं लेकिन इनके शरीर की कोशिका उत्तक नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण पोरीफेरा में कोई अंग नहीं होता है, जिसके कारण पोरीफेरा में कोई अंग तंत्र भी नहीं होता है। पूरा बॉडी पोरीफेरा का केवल सेल से बना होता है। दूसरा पर आते हैं। ये तो अब पहले कथन से क्लियर हो रहा है कि ये क्या होगा, इसका आंसर डी हो रहा। पहला कथन ही चीख चीख कर कह रहा है कि हम पोरीफेरा हैं। अब दूसरा और तीसरा जरूर पोरीफेरा के ही बारे में होगा। दूसरा पढ़िए कि ये जीवों का पूरा शरीर छिद्रित रहता है। शरीर पर स्थित छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। बिल्कुल सही है। ये जीव प्राय समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। पोरीफेरा के जीव कहाँ निवास करते हैं? समुद्र में, अर्थात लवण जल में, मीठे जल में बहुत कम, न के बराबर ही पाया जाता, लेकिन कुछ पाया जाता है, लेकिन यह स्थल पर नहीं रहते। यानी पृथ्वी पर जंतुओं का जो पहली बार विकास हुआ दोस्तों, वो भी कहां पर हुआ है? समुद्र में। सबसे कम विकसित जंतु इस पृथ्वी का कौन है? पोरीफेरा है। सबसे कम विकसित जंतु इस पृथ्वी का कौन है? पोरीफेरा है। जो कहां रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। समुद्र को कभी कभी प्रश्न में लवण जल के नाम से दे दिया जाता है। मीठे जल में कुछ ही प्राणी रहते हैं इसके, पोरीफेरा के, और स्थल पर तो रहने के योग ही नहीं है। तो ये जो पोरीफेरा है दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि पोरीफेरा जो समुद्र में रहते वो चलते फिरते नहीं है। वो चलते फिरते नहीं है। वो किसी समुद्र में ठोस आधार
जैसे समुद्र में पत्थर के टुकड़े, लकड़ी या किसी ठोस आधार से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे एक पोरीफेरा के जंतु का हम एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। यह है साइकन। यह क्या है? साइकन। और इसके पूरे शरीर में छिद्र होता है। पूरे शरीर में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, भरे पड़े होते हैं, ठीक है ना। इस छिद्र को कहते हैं क्या? ऑस्टिया। इस छिद्र को क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और शरीर के ऊपर में एक बड़ा छिद्र होता है जिसको कहते हैं ऑस्कुलम। जिसे क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। छोटे छोटे छिद्र को, बड़े छिद्र को, बड़े छिद्र शरीर के ऊपरी भाग में केवल एक होता है, उसे कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्टिया ढेर सारे। तो पोरीफेरा समुद्र में रहने वाले जीव हैं। ये चलते फिरते नहीं है, किसी ठोस आधार से चिपक कर रहते। पूरा जिंदगी चिपके हुए रहता किसी ठोस आधार। अब कहिएगा चिपके रहता है, चलता फिरता नहीं है, तो भोजन कौन ला के देता है इसको? तो भोजन कौन ला कर देता है? इसमें शरीर, इसके शरीर का विशेषता है कि समुद्री जल लगातार ऑस्टिया से होकर प्रवेश करता है, ऑस्कुलम से निकलते रहता है। समुद्र में लहरें चलते रहती है, तो लहरें चलती रहती है, तो उन समुद्री लहरों के कारण पोरीफेरा के पूरे शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र हैं ऑस्टिया, इससे होकर जल जाता है, ऑस्कुलम से बाहर निकलते रहता है। और उसी समुद्री जल के साथ इसे भोजन भी प्राप्त होता है, पोषण भी प्राप्त होता है, खनिज लवण भी प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? तो खाने पीने का टेंशन खत्म। तो पोरीफेरा एक ऐसा जंतुओं का फैलम है इस पृथ्वी पर जो रहते कहां पर है? जिनके शरीर में केवल और केवल क्या है? सेल है। और ये समुद्र में रह करके दौड़ते कूदते फांदते हैं नहीं, पोरीफेरा चिपक कर रहते। और इनके पूरे शरीर में छिद्र रहता है, इसे क्या कहते हैं? शरीर के ऊपर एक बड़ा छिद्र को ऑस्कुलम। इसे आप अनानास नहीं समझिएगा, जंतु है और इसका नाम क्या है? साइकन। इसका नाम क्या है? साइकन। और पोरीफेरा के जंतुओं को आम बोलचाल की भाषा में स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज। किसी भी जंतु के नाम में स्पंज लगा हुआ है, चाहे आगे पीछे मध्य में, तो समझ जाइए वो किस फैलम का होगा। किसी जंतु के नाम में अगर स्पंज लगा है, जैसे पूछ दिया यू स्पंजिया नामक जंतु किस फैलम में है? स्पंजिला नामक जंतु किस फैलम में है? स्पंज लगा है 100%, वो किस फैलम का जंतु होगा? क्लियर हो गया ना? पोरीफेरा के बारे में बहुत कुछ जाने की नहीं। पोरीफेरा पृथ्वी का सबसे कम विकसित जंतु है, जिसके शरीर में कोई अंग नहीं, कोई ऊतक नहीं, केवल और केवल। पोरीफेरा रहते कहां पर हैं? पोरीफेरा के शरीर पर छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? पोरीफेरा के शरीर के अग्रभाग में स्थित एक बड़े छिद्र को ऑस्कुलम कहते हैं। पोरीफेरा कहां निवास करते हैं? क्लियर हो गया? पहला प्रश्न क्लियर हो गया? याद हो गया? चलिए दोस्तों, पहला के बाद दूसरा पर कह कि निम्नलिखित में कौन पोरीफेरा समूह का नहीं है? हाइड्रा। हाइड्रा भी एक समुद्री जंतु है। हाइड्रा भी एक समुद्री जंतु है, लेकिन ये पोरीफेरा का, हाइड्रा सिलिंट्रेटा का है। आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। यूप्लेक्टेला, स्पंजिला, साइकन का तो अभी फिगर दिखाए थे आपको। स्पंजिला, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला पोरीफेरा समूह का जीव है, समुद्री जीव है। लेकिन हाइड्रा पोरीफेरा का जीव नहीं। आखिर हाइड्रा पोरीफेरा का नहीं है तो फिर किस में है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है दोस्तों, हाइड्रा से भी आपको हम परिचित करवाएंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गया कि साइकन पोरीफेरा का जंतु है, स्पंजिला पोरीफेरा का जंतु है, यूप्लेक्टेला पोरीफेरा का जंतु है। पोरीफेरा का हिंदी पोरीफेरा ही होता है। एक हिंदी पूछ रहे हैं, तीसरा नंबर, हिंदी में पोरीफेरा लिखा हुआ है। अब इससे ज्यादा हिंदी क्या होगा? हाँ किस पोरीफेरा जीव को भीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान देश के लोगों को उपहार के रूप में दिया जाते हैं। और ये कहा जाता किसको? यूप्लेक्टेला को। यूप्लेक्टेला की शरीर की संरचना ऐसी होती है
शरीर की संरचना ऐसी होती है दोस्तों, ऐसी होती कि लगता है कि ये फूलों का एक गुलदस्ता है, फूलों का एक गुलदस्ता है। इसीलिए जापान में उपहार स्वरूप एक दूसरे को यूपलेक्टिला देने की परंपरा, और जापान में समुद्र से जुड़ी कई परंपराएं, समुद्री टापू वाले देश है। हम लोग को तो चारों तरफ से मैदानी क्षेत्रों से घिरे हुए हैं, तो इसीलिए हम लोगों को ये नसीब न है उपहार देना। किस पोरीफेरा जीव की पुष्प मंजूषा कहते हैं तो यूपलेक्टेला को कहते हैं। किसको कहते हैं? यूपलेक्टेला को कहते हैं। एक देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि पोरीफेरा क्या है। पोरीफेरा जंतुओं का एक फाइलम है, जंतुओं का एक, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं आप, प्लांट किंगडम पढ़े थे ना आप, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। और किंगडम को किसमें बांटा जाता है? फाइलम, फाइलम ही ने मिलकर किंगडम बना था। तो पोरीफेरा एनिमल किंगडम का एक फाइलम है, यानी जंतुओं का एक समूह है, तो यूपलेक्टेला को कहते हैं। नेक्स्ट, किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। यूएस्पंजिया, कौन है? यूएस्पंजिया, यूएस्पंजिया पोरीफेरा का जीव शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करने में होता है। ठीक है, 5 नंबर। बिहार में तो प्लास्टिक का चलता ना, 5 नंबर। हाँ, वैसे अब वो सब थोड़े चलता है, नले का प्रेशर इतना रहता है सब कुछ सब। 5 नंबर, 5 नंबर। कौन निम्न में कौन सा पोरीफेरा संघ के जीव मीठे जल, मीठे जल मतलब नदी झील के जल, तो मीठे जल में रहता है कौन? स्पंजिला। याद रखेगा, आपको बोले थे कि कुछ जंतु हैं पोरीफेरा के जो लवण जल में नहीं मीठे जल में पाए जाते हैं। तो स्पंजिला पोरीफेरा का एक ऐसा जंतु है जो कि मीठे जल में पाए जाते हैं, मतलब नदी में झीलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन पोरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन पोरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है? इस जीवों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं? अलैंगिक। 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं, ये हम समझा चुके हैं। जब प्रजनन एक अकेला जंतु के द्वारा हो, जब प्रजनन में मेल फीमेल दोनों भाग ले, लैंगिक जनन। तो पोरीफेरा में अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? अलैंगिक होता है, क्योंकि बहुत कम विकसित है। पृथ्वी पर जो बहुत कम विकसित है उसको प्रकृति ने अलैंगिक जनन करने की ही सुविधा प्रदान की है। ये द्विलिंगी होते हैं, बिल्कुल सही है। क्या होते हैं? अब यहां पर द्विलिंगी एकलिंगी को समझ लीजिए। ये द्विलिंगी एकलिंगी क्या है? ठीक है ना। द्विलिंगी अंग्रेजी में हेफ्रोडाइट कहते हैं, अंग्रेजी में बाइसेक्सुअल कहते हैं। द्विलिंगी या द्विलिंगी को कभी कभी उभयलिंगी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयलिंगी। अंग्रेजी में बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट। एक होता है एकलिंगी, एकलिंगी यूनिसेक्सुअल। तो जंतु जनन के दृष्टिकोण से 2 प्रकार के हो सकते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी, या दूसरा एकलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या? जब मेल तथा फीमेल एक ही बॉडी में हो, एक ही बॉडी में हो, तब ऐसे जंतु को क्या कहते हैं? द्विलिंगी। यानी द्विलिंगी एक ऐसे जंतु है जिसके एक ही बॉडी में मेल पार्ट भी मौजूद है और उसी बॉडी में फीमेल पार्ट भी मौजूद है। पौधे प्लांट जो होते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। प्लांट के एक डाली पर अगर मेल वाला फूल है तो दूसरे डाली पर फीमेल वाला फूल रहते हैं। तो कुछ जंतु भी होते हैं द्विलिंगी होते हैं, तो पोरीफेरा जो है द्विलिंगी है।
पोरीफेरा के एक ही बॉडी में उसका मेल पार्ट भी है उसका, लेकिन मेल तथा फीमेल, मेल तथा फीमेल अलग अलग बॉडी में है, तब उसे क्या कहते हैं? एक लिंग। उदाहरण के लिए मानव, मानव क्या है? एक लिंग, क्योंकि मानव में मेल अलग बॉडी है, फीमेल अलग बॉडी है, तो मानव यूनिसेक्सुअल है, गाय भैंस यूनिसेक्सुअल है। लेकिन पोरीफेरा क्या है? द्विलिंगी है। पोरीफेरा क्या है? द्विलिंगी है। पोरीफेरा के एक ही बॉडी में मेल पार्ट भी है, और जोंक और केचुआ, नाम सुने हैं ना? जोंक और केचुआ दोनों क्या है? द्विलिंगी है। जोंक में आधा जोंक का पार्ट मेल होता है और आधा क्या होता है? ठीक ठीक उसी तरह केचुआ, अर्थवर्म, उसका जो बॉडी होता है आधा मेल होता है आधा फीमेल होता है। तो जंतु दो प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी और एक लिंगी। मेल तथा फीमेल अलग अलग बॉडी है, तो एक लिंगी और मेल फीमेल एक ही बॉडी में है, तो पोरीफेरा एक लिंगी होता है या द्विलिंगी? पोरीफेरा एक लिंगी या द्विलिंगी? ये भी सही है। इन जीवों में पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है, ये गलत है दोस्तों। पोरीफेरा में रीजनरेशन की क्षमता होती है, पोरीफेरा में रीजनरेशन की क्षमता होती है। और रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ? शरीर का अगर कोई पार्ट टूट फूट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसका अपने आप नया हो जाना क्या कहलाता है? रीजनरेशन। त्वचा आपका कट गया, अब फिर वहां पर नया त्वचा बन जाना क्या है? रीजनरेशन। छिपकली का पूंछ कट गया, उसके जगह नया पूंछ आना क्या है? रीजनरेशन। तो पोरीफेरा में रीजनरेशन की क्षमता होती है, पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, ये गलत है। ये जो कथन कह रहा है कि इन जीवों में यानी पोरीफेरा में पुनरुद्ध भवन की क्षमता नहीं होती है, ये गलत है दोस्तों, गलत है। पोरीफेरा में रीजनरेशन की क्षमता होती है। जीव के शरीर में बने कांटों के समान संरचना को एस्पिकुल्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। पोरीफेरा के शरीर में कांटे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? एस्पिक्यूल्स कहते हैं। पोरीफेरा के जंतु जितने भी हैं उनके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कांटे होते हैं, जो सुरक्षा के लिए उसमें होते हैं। उन कांटों को क्या कहते हैं? एस्पिकुल्स कहते हैं, एस्पिकुल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? तो गलत कौन है समझ गए? तो पोरीफेरा के बारे में ढेर सारी जानकारी मिल गया कि ना आपको, कि पोरीफेरा पृथ्वी का ऐसा जंतु है जिनके शरीर में केवल कोशिका है, कोई उत्तक अंग अंग तंत्र नहीं है। आपसे पूछेगा कि पोरीफेरा में ब्लड होता है? नहीं, जब हृदय ही नहीं है तो ब्लड कहां से होगा? पोरीफेरा में कोई ब्लड नहीं होता। अब कहिएगा ये कैसा जंतु है, जिंदा कैसे रहता बिना अंग का? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका में इतनी क्षमता है कि वह अपना पोषण खुद कर सके। जब अकेला बैक्टीरिया एक कोशिका के साथ पूरे दुनिया में है तो वह मचा सकता है, ये तो ढेर सारी कोशिका लेकर समुद्र में पड़ा हुआ है, इसको जिंदा रहने में दिक्कत है जी। बहुत आश्चर्य लगता है, ब्लड नहीं है जी, कैसे जिंदा रहेगा? अरे बैक्टीरिया जिंदा है एक कोशिका लेकर, एक अकेला कोशिका में इतनी क्षमता है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। ये तो कोशिकाओं का समूह है, क्या उसमें ये क्षमता नहीं होगी कि वो जीवन यापन कर सके? तो पोरीफेरा एकमात्र ऐसे जंतु है पृथ्वी का जिनमें कोशिकाएं हैं, कोई उत्तक अंग नहीं। पोरीफेरा समुद्र में रहते हैं। कहां रहते हैं? पोरीफेरा का पूरा शरीर में छोटे छोटे छिद्रों से भरा पड़ा रहता है। पोरीफेरा में दोनों विधि से जनन होते हैं, लेकिन ज्यादातर अलैंगिक। पोरीफेरा में दोनों विधि से जनन होते लेकिन अधिकतर अलैंगिक। पोरीफेरा कैसा जीव है? द्विलिंगी, यानी पोरीफेरा के एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों पार्ट मौजूद रहते हैं। पोरीफेरा में रीजनरेशन की भी क्षमता होती है, अर्थात पोरीफेरा के कोई अंग टूट फूट जाए तो वे नए बन जाते हैं। पोरीफेरा के शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कांटे के समान संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? एस्पिकुल्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आगे बढ़े। ऑस्टिया, बताइए
ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीवों का विशेष लक्षण? पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा। हाइड्रा किस संघ का है? तो हाइड्रा, सिलिंट्रेटा, और सिलिंट्रेटा का ही दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा का ही दूसरा नाम क्या है? नाइडेरिया। नाइडेरिया का सी साइलेंट रहता है। ये अंग्रेजी लैंग्वेज का तो हमको पता नहीं चलता है साइलेंट काहे कर देता है, क्योंकि जो चीज साइलेंट रहता है जब तक कहीं पढ़ते नहीं देखते नहीं कि साइलेंट है तब तक पता नहीं चलता कि साइलेंट रहेगा ये। ठीक है, तो हालांकि कुछ राइटर तो अब सीधे एन से शुरू करते हैं, लेकिन जितने भी एनसीईआरटी जो है वो सी लगाता है। तो सिलिंट्रेटा का ही दूसरा नाम क्या है? दोनों एक ही फाइलम का नाम है। अब अगर एनिमल किंगडम कभी भी पढ़े होंगे तो पोरीफेरा के बाद सिलिंट्रेटा ही आता, यानी कि पोरीफेरा से थोड़ा विकसित जंतु जो है वो सिलिंट्रेटा है। और सिलिंट्रेटा की खासियत है कि इनके जो सेल होते हैं वह उत्तक तक विकसित होते। कहां तक? फिर इसमें कोई अंग नहीं पाया जाता है, इसमें कोई अंग नहीं पाया, और अंग नहीं तो कोई ब्लड भी इसमें नहीं होगा। तो पोरीफेरा का शरीर सेल तक विकसित है, और सिलिंट्रेटा जिसका दूसरा नाम क्या है? नाइडेरिया, इसका शरीर कहां तक विकसित है? उत्तक तक विकसित है, इसमें भी कोई अंग अंग नहीं होता। और हाइड्रा इसी फाइलम का, हाइड्रा इसी फाइलम का, मोलस्का प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो हाइड्रा किस संघ का जीव है? सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा का दूसरा नाम नाइडेरिया। सिलिंट्रेटा का शरीर कहां तक विकसित है? टिश्यू तक विकसित है, यानी सिलिंट्रेटा के शरीर में भी कोई अंग नहीं होते हैं, यानी सिलिंट्रेटा के भी बॉडी में ब्लड नहीं होगा, सिलिंट्रेटा के बॉडी में भी ब्लड। क्लियर? निम्न में कौन सा जीव नाइडेरिया संघ का नहीं है? सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा एक प्रकार का क्या है? कृमि, वर्म है, जो कि नाइडेरिया में फाइसेलिया समुद्री, नाइडेरिया भी समुद्र में 99% नाइडेरिया का भी जंतु क्या है? समुद्री है। 99% पोरीफेरा भी क्या था? समुद्री था। 99% सिलिंट्रेट जीव भी क्या है? समुद्री है। समुद्र में रहते हुए, मीठे जल में बहुत कम, और स्थल पर तो बिल्कुल नहीं। तो निम्न में कौन सा जीव नाइडेरिया संघ का नहीं है? सिस्टोसोमा क्या है? एक प्रकार का कृमि, यानी कि वर्म। हाइड्रा तो पहले ही जान गए। फाइसेलिया भी है। कोरल, कोरल, कोरल इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परबाल। भूगोल में भी पढ़े होंगे परबाल भित्ति के बारे में। हाँ, परबाल जब मर जाता है तो परबाल भित्ति का निर्माण होता है। परबाल जब मर जाता है तो परबाल भित्ति का निर्माण होता है। परबाल एक समुद्री जीव है। परबाल एक समुद्री जीव है। और किस फाइलम का है? नाइडेरिया। किस फाइलम का है? नाइडेरिया। तो हाइड्रा किस फाइलम का? नाइडेरिया का। फाइसेलिया किस फाइलम का? और कोरल या परबाल भी किस फाइलम का? लेकिन सिस्टोसोमा नाइडेरिया का नहीं है। सिस्टोसोमा नाइडेरिया का नहीं है। क्लियर? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रा का प्रचलन अंकुटपाद है। गलत, गलत। कूटपाद किसका प्रचलन अंग है? और अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। अमीबा एक कोशिकीय, ये कूटपाद फ्लैजिला सीलिया एक कोशिकीय में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं। जंतु हमेशा बहुकोशिकीय होते हैं। ये कूटपाद सीलिया फ्लैजिला केवल एक कोशिकीय में होते हैं, केवल एक कोशिकीय में, ये बहुकोशिकीय में नहीं होता है। हाइड्रा का प्रचलन अंग कूटपाद नहीं है तो क्या है? तो हाइड्रा का प्रचलन अंग है टेंटेकिस। अब अगर हाइड्रा की बात करिएगा ना, या किसी भी मोमबत्ती नहीं है, ठीक है, ये क्या है? हाइड्रा है। और ये क्या है? हाइड्रा का टेंटेकिस। हाइड्रा का टेंटेकिस, हाइड्रा का
टेंटेकिल्स, टेंटेकिल्स। तो जितने भी सिलिंड्रेट जीव होते हैं ना, उसमें इस तरह के संरचना लटका होता है। बिहार के भाषा में झालर लटका, नहीं जी। ये है दोस्तों ऑरेलिया। क्या है? ऑरेलिया। और ये है ऑरेलिया का टेंटेकिल्स, टेंटेकिल्स। तो जितने भी सिलिंड्रेट जीव होते हैं, उस जीव के अग्र भाग पर ये संरचनाएं निकले होते, फाइबर के समान संरचनाएं। जैसे ऑरेलिया के शरीर से निकला हुआ है, हाइड्रा के शरीर से निकला हुआ है। और इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? टेंटेकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही हाइड्रा का या ऑरेलिया का या सभी सिलिंड्रेट जीवों का प्रचलन अंग क्या है? टेंटेकल्स। सभी सिलिंड्रेट जीवों का प्रचलन अंग क्या है? टेंटेकल्स। और टेंटेकल्स ना सिर्फ प्रचलन अंग है, बल्कि ये टेंटेकल्स से भोजन पकड़ने में मदद करता है। ये टेंटेकल्स से सुरक्षा करने में भी मदद करता है। ये टेंटेकल्स ने किसी ठोस पदार्थ को पकड़ने में भी मदद करता है। यानी कहिए कि एकदम टेंटेकल्स एकदम सलाइरिंच ऑर्गन है, हर जगह फिट काम बैठता है दोस्तों। क्लियर? सलाइरिंच समझते ना है? सब नट बोल्ट खुलता है। तो उसी तरह का एक अंग है जिसे कई तरह के काम लिए जा सकते हैं। हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता, बिल्कुल सही, लेकिन वास्तविकता में ये बात गलत है। कोई भी अमर नहीं है, ठीक है? अमर कोई होता भी नहीं है। केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वहीं पर अमर होने का कुछ सबूत मिलेगा, बाकी साइंस में ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर भी हाइड्रा में अमृत का गुण है। ये किस आधार पर हम कह रहे हैं? इस आधार पर कह रहे हैं कि अगर आप हाइड्रा को टुकड़े टुकड़े काट दीजिएगा, जैसे आप गए समुद्र घूमने और आपको दिख गया हाइड्रा, आपने हाइड्रा को बीचे बीच दिए काट और सोच रहे हैं कि हाइड्रा मर गया, नहीं, नया हाइड्रा। अब ये धीरे धीरे क्या करने लगेगा? विकसित करने लगेगा और फिर विकास करके ये एक नया हाइड्रा में क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो हाइड्रा के जब आप किसी भाग को काटिएगा ना, तो वो काटा हुआ भाग रीजनरेशन कर, पुनरुद्भवन करके एक नया हाइड्रा में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप कहिएगा 2 टुकड़ा हमने काटे, इसको हम 40 टुकड़ा में काट देंगे, नो प्रॉब्लम, 40 हाइड्रा बनेगा तुरंत। और इसी खास गुण होने के कारण हम कहते हैं कि हाइड्रा में अमृत का गुण है, हाइड्रा में अमृत का गुण है। क्लियर? तो ये सही है। दूसरा कथन क्या है? हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त कोई अंगे न होगा। हाइड्रा सिलिंड्रेट है ना, सिलिंड्रेट का शरीर कहां तक विकसित है? उत्तक तक। उत्तक तक विकसित है तो अंग होता नहीं है। तो हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही। श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, बिल्कुल, क्योंकि श्वसन अगर करेगा तो कोशिका डायरेक्ट करेगा, और कोशिका डायरेक्ट श्वसन करेगा तो वो हवा से ऑक्सीजन लेगा और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। किस विधि से? विसरण विधि से। पोरीफेरा भी श्वसन कर रहा था, किस विधि से? यानी जिसमें अंग नहीं है श्वसन वाला, जैसे हम लोगों में फेफड़ा है, लेकिन जिसमें श्वसन अंग है ही नहीं, अंग है ही नहीं, उनका कोशिका डायरेक्ट श्वसन करता है। किस विधि से? आपसे पूछेगा सिलिंड्रेट जीव किस विधि से श्वसन करते हैं, पोरीफेरा के जीव किस विधि से श्वसन करते हैं? हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता, बिल्कुल सही है। 2, 3, 4 सही है, लेकिन पहला कथन गलत है, क्योंकि हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? टेंटेकल्स। हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटेकल्स। जेलीफिश अमर है? नहीं, कोई चीज अमर अमर कुछ होता है क्या है? अमर होगा तो जानते हैं ना, समुद्र में पानी कम, ऑरेलिया ज्यादा दिखेगा, जेलीफिश ज्यादा दिखेगा। आगे बढ़े। निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उसके प्रचलित नामों में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है
वैज्ञानिक नाम और दूसरे तरफ है, यहां टोक और जगह रो कर दीजिएगा। ऑरेलिया, ऑरेलिया को जेली फिश कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऑरेलिया को जेली फिश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ऑरेलिया जेली के समान दिखता है, जेल के समान दिखता है, समुद्र में रहने कारण से फिश कहा जाता है। तो ऑरेलिया को जेली फिश कहा जाता है दोस्तों। यह है प्रचलित नाम और यह है वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ऑरेलिया को क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक है। और यहीं पर एक बात और समझिए कि जेली फिश वास्तव में कोई मछली नहीं है। इसके नाम में फिश लगा हुआ, लेकिन ये वास्तविकता यह है कि ये फिश नहीं है। फिश में अंग होते हैं, कांटे होते हैं, त्वचा पर सलके होता है। ये सिलिंट्रेट जीव हैं। जेली फिश वास्तव में फिश नहीं है, ये सिलिंट्रेट जीव है। जो किसको कहा जाता है? ऑरेलिया को कहा जाता है। तो पहला तो सुमेलित है कि ऑरेलिया जेली फिश है। जेली फिश वास्तविक फिश नहीं है, ये सिलिंट्रेट जीव है। मैट्रिडियम को सी एनीमोन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अब फाइसेलिया गलत है। फाइसेलिया को कहा जाता है पुर्तगाली युद्धपोत। फाइसेलिया को क्या कहा जाता है? पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। शुरुआत के प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं किसी भी चैप्टर के, और हम समय ले रहे हैं ताकि आप एक चीज़ समझे, क्योंकि एनिमल किंगडम में काफ़ी को कठिनाई हो जाती है, नाम सब ऐसे ऐसे हैं। तो अभी जो शुरुआत का जो प्रश्न है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए हम कम समय ले रहे हैं। आगे जब प्रश्न आएगा एकदम रट्टा माराएगा। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। कबूतर क्या बच्चे देता है? अंडा। अंडा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप शुरुआत के प्रश्न से कभी अंदाजा नहीं लगाइएगा, बहुत भारी भारी होगा, कैसे याद करेंगे। तो आपको तो पहले ही बताया, पढ़ना खुद अपने आप में भारी बात है, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हैं मतलब आधी समस्या आपका हल हो गया है। फाइसेलिया को क्या कहा जाता है? क्योंकि फाइसेलिया को देखने पर यह जंगी जहाज के समान दिखता है। फाइसेलिया को समुद्र में देखिएगा ना तो आपको जंगी जहाज की तरह दिखेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? यह है वैज्ञानिक नाम, यह है। तो यह गलत है, यह सम्मिलित नहीं है। पेनाटूला, पेनाटूला को समुद्री कलम कहते हैं। क्यों? तो कलम की तरह दिखता है। पेनाटूला कलम के आकृति के समान दिखता है, इसीलिए पेनाटूला को क्या कहते हैं? समुद्री कलम। पेनाटूला को क्या कहते हैं? समुद्री कलम कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा, जेली फिश किसे कहते हैं? ऑरेलिया को सी एनीमोन किसे कहते हैं? मेट्रेडियम को पुर्तगाली युद्धपोत किसे कहते हैं? फाइसेलिया को समुद्री कलम किसे कहते हैं? पेनाटूला को। क्लियर? देखिए, एक है लक्ष्मण, कर क्लास ऑफ कर दीजिए। 12 नंबर, किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं? निडेरिया या सिलिंट? ठीक है, सिलिंटरेटा। अंग्रेजी में ही लिखिए, पढ़ने में बिल्कुल आसान है। सी पढ़िए, लैन टी रेटा, सिलेंटी रेटा। हिंदी में इतना संयुक्त अक्षर है कि हिंदी में फंस जाइएगा। इंग्लिश में तो डायरेक्ट सीधा है, सी लैन टी रेटा, सिलिंटरेटा। निडेरिया का दूसरा नाम क्या है? और इसके लार्वा को क्या कहते हैं? लार्वा जानते हैं ना? अंडे के बाद की अवस्था को क्या कहते हैं? लार्वा। अंडे के बाद की अवस्था को क्या कहते हैं? अब पोरीफेरा के लार्वा को, पोरीफेरा के लार्वा को एम्फी ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है, लार्वा को एम्फी ब्लास्टुला कहते हैं। सॉरी, पोरीफेरा के लार्वा को एम्फी ब्लास्टुला, निडेरिया के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। अंडे के बाद की अवस्था को लार्वा कहा जाता है। फिर लार्वा वयस्क जीव में परिणत हो जाता है। जंतु अंडा दिया, अंडा विकास करके क्या बना? लार्वा बना, और लार्वा वयस्क में परिवर्तित हो गया। चलिए, लाइब्रेरी बंद हो रहा, सब कुछ ओपन है, पूरा पटना बंद है, लेकिन ज्ञान बिंदु ओपन है दोस्तों। 13 नंबर चैप्टर
फीतानुमा, चपटा, फीतानुमा, परजीवी, कृमि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्म। ठीक है। और कृमि, सबसे पहले जानिए, कृमि कीट नहीं है, कीट नहीं है। कृमि मकड़ी भी नहीं है, एरेक्निड्स भी नहीं है। कृमि सूक्ष्म जीव भी नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, ये अलग तरह का है। बच्चों में कीड़ी वाला बीमारी हो जाता, पेट में, बच्चा में होता था। रात में दवा खाइए और सुबह कीड़ी बाहर, उजले उजले, याद है किन्हीं को? वो क्या था? कृमि था। आज भी होते हैं बच्चों को, ठीक है ना। आज भी आर्थिक दृष्टिकोण से कोई इलाका बिहार का पिछड़ा हुआ है, वहां के बच्चों में ये समस्या है कि उनके पेट में कीड़ी हो जाते हैं। वहीं जो आप देखें वो क्या है? कृमि है। तो वर्म में एक अलग खास प्रकार का जंतु है, ठीक है ना। वर्म क्या है? अलग खास प्रकार का एक जंतु है। कभी कभी कृमि को भूल चूक से क्या मान लिया जाता है? कीट। कृमि को भूल चूक से कभी कर क्या मान लिया जाता है? मकड़ी। और कृमि को कभी कभी भूल चूक से सूक्ष्मजीव भी मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कृमि एक अलग जंतु है। और एनिमल किंगडम में सबसे कम विकसित पोरीफेरा, अब पोरीफेरा से थोड़ा ज्यादा विकसित सिलिंट्रेटा, क्योंकि पोरीफेरा में केवल कोशिका था, सिलिंट्रेटा में कोशिका के बाद उत्तक का विकास हो गया था। सिलिंट्रेटा से ज्यादा विकसित फाइलम है प्लेटी हेलमिनथीज, ठीक है। प्लेटी हेलमिनथीज, प्लेटी हेलमिनथीज। और इसका दूसरा भाई है, पढ़ने में दिक्कत हो जाता है कभी कभी क्या। और तीसरा है एसके हेलमिनथीज। एसके, इसको क्या पढ़ना है? एसके हेलमिनथीज, एसके हेलमिनथीज। तो सिलिंट्रेटा से थोड़ा ज्यादा विकसित है प्लेटी हेलमिनथीज। और उसके बाद है, इन दोनों फाइलम में क्या है? कृमि। प्लेटी हेलमिनथीज में भी कृमि है, एसके हेलमिनथीज में भी कृमि है। कृमि क्या होते हैं? अधिकांश परजीवी होते हैं, रोगों को फैलाते हैं। चूंकि ये मल्टी सेलुलर, आंखों से दिखने वाले होते हैं, इसीलिए ये ज्यादातर पालतू पशु, जंगली जीवों में रोग को फैलाते हैं, मनुष्य इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता। तो प्लेटी हेलमिनथीज में रखा गया है चपटा कृमि को। प्लेटी हेलमिनथीज में किसको रखा गया है? चपटा कृमि को, तथा फीता कृमि को। चपटा कृमि और फीता कृमि को किसमें रखा गया है? प्लेट में रखा गया है, प्लेटी हेलमिनथीज में रखा गया है। और गोल कृमि को किसमें रखा गया है? तो कृमि के लिए दो फाइलम है, कृमि के लिए दो फाइलम है, प्लेटी हेलमिनथीज और एसके हेलमिनथीज। प्लेटी हेलमिनथीज और एसके हेलमिनथीज। प्लेटी हेलमिनथीज में कैसा कृमि है? चपटा, मतलब एकदम प्लेट के समान। डिश कप समझते हैं ना? डिश कप विधायक सबका छाप रहा था, डिश कप। तो डिश का जो आकार है वो कैसा है? चपटा। अब फीता, दर्जी वाला फीता देखे ही है, तो उस आकृति का है ये कृमि। गोल कृमि। क्लियर हो गया? और इस पृथ्वी पर पहली बार अंगों का विकास किस में हुआ है? प्लेटी हेलमिनथीज। और अंगों का विकास में सबसे पहले किसका विकास हुआ है? माउथ का विकास हुआ है। किसका? माउथ के अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो पहली बार अंगों का विकास किस फाइलम के जंतु में हुआ है? और अंगों के नाम पर कौन अंग? माउथ। समझिए,
प्रकृति ने जब सोचा कि अब अंग दे देते हैं इस सबको, तो प्रकृति भी सोचा पहले माउथ एक देते हैं। इस पृथ्वी पर कुछ जंतु ऐसे हैं जिसमें कोई अंग ही नहीं है, पोरीफेरा सिलिंडरेटा। और जब प्लेटी हेलमिंथेस में पहली बार अंगों का उद्भव हुआ तो वो किस रूप में हुआ? माउथ। माउथ एक ऐसा अंग है जो पृथ्वी पर पहली बार किसी जंतु में विकसित हुआ है, माउथ। हालांकि माउथ के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसमें केवल माउथ है। इसमें माउथ के साथ साथ, ये गोल कृमि में माउथ के साथ साथ एनस भी है, यानी कि इसका पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित है, लेकिन इसका पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित, और दोनों ही कृमि में पाचन तंत्र के अलावा कुछ भी नहीं पाया जाता, कुछ भी नहीं पाया जाता। श्वसन तंत्र नहीं, प्रजनन तंत्र नहीं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्लेटी कृमि के लिए कितने फैलम? और ये कृमि बहुकोशिकीय जंतु है जिसमें पाचन तंत्र उपस्थित हो गए हैं, एक में अधूरा एक में पूरा। और कृमि अधिकांश परजीवी होते हैं और ज्यादातर जंगली पशुओं को पालतू पशुओं में रोग फैलाते हैं। आगे बढ़े। फैसियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक कहा जाता है, बिल्कुल सही। सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक कहा जाता है, बिल्कुल सही। दोनों कथन क्या है? और ये जो फैसियोला हेपेटिका है, सिस्टोसोमा है, दोनों किस फाइलम का है? प्लेटी हेलमिंथेस का कृमि है, ठीक है ना। और फैसियोला हेपेटिका जिन जंतु में रोग फैलाते हैं उस जंतु के किस अंग में परजीवी के रूप में रहते हैं? और सिस्टोसोमा, यानी सिस्टोसोमा एक ऐसा प्लेटी हेलमिंथेस कृमि है जो पालतू या जंगली जीवों के रक्त में रहकर रोगों को फैलाते हैं, और ये लीवर में फैलाते हैं। तो लीवर में रहकर रोग फैलाने के कारण इसे लीवर फ्लूक कहा जाता है, और ब्लड में रहकर रोग फैलाने के कारण इसे ब्लड फ्लूक कहा जाता है। फैसियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक और सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक। क्लियर? कुछ लोग कह रहे हैं फास्ट पढ़ाइए, फास्ट पढ़ाएंगे ना, ये चैप्टर ऐसा है ना कि फिर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, दिक्कत हो रहा है ज़्यादा, कहिएगा तो हम फास्ट कर देंगे। ठीक है, हम तो याद करके आते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा फास्ट करने में। चलिए दोस्तों, फीता कृमि बताइएगा। फीता कृमि टेनिया सोलिया, मतलब ये है प्रचलित नाम, फीते के समान दिखने के कारण फीता कृमि। ये है वैज्ञानिक नाम, ये क्या है? टीनिया सोलियम की आकृति दर्जी के फीते के समान होने के कारण इसे कहते हैं क्या? फीता कृमि। से कहते हैं क्या? फीता कृमि। नोट क्या हुआ जी? 16 नंबर। एडमिट कार्ड कभी भूले हैं परीक्षा में जाते वक्त ना? चलिए तब तो बहुत ज्यादा, हम कहली किताब छूट रहा है कहीं परीक्षा दिन एडमिट कार्ड न छूट जाए। 16 नंबर पाइए, 16 नंबर। कभी कभी ऐसे व्हाट्सएप आता है कि हमने ये गलतियां कर दी, हमने फॉर्म भरने में ये गलतियां कर दी, तो आप ये जान लीजिए कोई भी गलतियां कर दीजिएगा, छठ के रेडी, गलती कुछ बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि बोर्ड का काम थोड़े है कि आपको दरोगा बनाना है, बोर्ड का काम है छांटना। छोड़ते छोड़ते जब अंत में देखता नहीं छटा रहा है, चलो अब हो गया। क्या आप बर्थडे गलत भर दिए हैं और उसके पास 10 ऐसे स्टूडेंट है आप ही वाला मार्क का कि जो नहीं भरा है, बोर्ड क्या करेगा? आपकी गलती नहीं है, वो सही कानूनी, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट है कि आप गलत किए तो सही कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के पास तो आपसे बेटर ऑप्शन मौजूद है ना। कभी कभी पूछता है कि सर हमारा एक्यूरेट हाइट है, होगा कि नहीं होगा? कहिए कि कानूनी रूप से तो होगा, लेकिन जब बोर्ड देखा कि इसका एक्यूरेट है, ढेर इससे ज्यादा हाइट वाला इसके पीछे करा है, तो आपको धकेल देगा। क्या चाचा? ये होता है अक्सर, ठीक है ना। आप एकदम एक्यूरेट है, एकदम रस्सी पर ऐसे हैं, अब पीछा वाला एकदम वहां तक कंधे है, बोर्ड देखता है हटो आओ जी,
ये खेल हो जाता है। तो जब तक है, हल्ला मत करिए, बोर्ड के पास ऑप्शन मौजूद है तो वो थोड़ा सा भी गलती को बर्दाश्त करेगा? करेगा? बताइए, नहीं करेगा। 16 नंबर, निम्न में कौन सी विशेषताएं प्लेटी हेलमिंथेज जीवों की नहीं है? एक बात तो जान गए, प्लेटी हेलमिंथेज कृमि का है। प्लेटी हेलमिंथेज कृमि का है। चपटा और फीता कृमि का है। गोल का इसके हेलमिंथेज है। चपटा और फीता कृमि किस फाइलम में? प्लेटी हेलमिंथेज। तो कह रहा है कि इसके अधिकांश जीव परजीवी, तो बिल्कुल अधिकांश फीता कृमि, चपटा कृमि परजीवी ही होते हैं। परजीवी मतलब समझते हैं ना, दूसरों के शरीर पर आश्रित रहकर भोजन प्राप्त करना और रोग फैलाना। फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित होता है। फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित होता है, क्योंकि आहार नाल का मतलब होता है कि मुंह से लेकर गुदा द्वार तक का विकास, तब वो कंप्लीट आहार नाल कहलाएगा। लेकिन फीता कृमि में केवल क्या है? तो आहार नाल इसको माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। फिर गुदा भी रहता, इसमें एनस भी रहता, तो हम कह देते कि इसमें आहार नाल है, विकसित आहार नाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित रहता, सही है। श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन पूर्ण विकसित कृमि में सरासर गलत। और ये उभयलिंगी जंतु है, बिल्कुल। प्लेटी हेलमिंथेज क्या है? उभयलिंगी का एक दूसरा नाम है क्या? द्विलिंगी। उभयलिंगी का एक दूसरा नाम क्या है? द्विलिंगी। क्लियर? इसका मतलब प्लेटी हेलमिंथेज कृमि के एक ही बॉडी में मेल पार्ट भी है, और जब एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों पार्ट हैं तो इसे क्या कहेंगे? द्विलिंगी। अब आप सोचते होंगे कि इसमें तो केवल माउथ होता है, तो अंग, ये जनन अंग कहां से आ गए? हम जनन अंग नहीं कर रहे, पार्ट बोल रहे, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, अंग नहीं। वे कोशिका के समूह जो प्रजनन में भाग लेती। तो क्लियर हो गया ना? तो प्लेटी हेलमिंथेज के बारे में बहुत कुछ जाने की नहीं? पोरीफेरा समुद्र में था, सिलिंड्रेटा उसी के बगल के समुद्र में था। प्लेटी हेलमिंथेज आया तो रोग फैलाने लगा। प्रकृति भी अजीब, पहले समुद्र में डाला और उसके बाद पृथ्वी पर रोग फैलाने वाले को उतारा है। ठीक है? यानी कि मतलब जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे विकास की प्रक्रिया चली है। इस पृथ्वी पर सब जंतु तो अचानक आकर रहने नहीं लगे। ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी बना ऊपर से सब गिरे अकल से मिलजुल कर रहने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे सबका विकास हुआ। तो विकास की प्रक्रिया कैसे चली? तो पहले पोरीफेरा आया पृथ्वी पर, वो लाखों करोड़ों वर्ष रहे, तब जाकर सिलिंड्रेट विकसित हुए, तब जाकर प्लेटी हेलमिंथेज विकसित हुए, तब जाकर एसके हेलमिंथेज। और ये देखना बड़ी दिलचस्प रहेगा कि वो जंतु कौन है जो पहली बार में सब कुछ विकसित होकर इस पृथ्वी पर आया। तो प्लेटी हेलमिंथेज कृमि का समूह है। फीता कृमि और चपटा कृमि को इसमें रखा गया है। इसके अधिकांश कृमि क्या है? इसमें पहली बार अंग देखने को मिलता, लेकिन केवल आहार नाल पूरी तरह से। तो आहार नाल ही पूरी तरह से नहीं, तो ये सब तंत्रों का भी क्या होता है? अभाव होता है। ये उभयलिंगी जंतु है, यानी मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाता है। एस्केरियासिस तथा फाइलेरिया। एस्केरिया वही बच्चा का कीड़ी वाला जो बीमारी होता था, रात दवाई पीजिए और सुबह सब कीड़ी पेट से बाहर, उसी बीमारी को क्या कहते हैं? एस्केरियासिस। फाइलेरिया यानी हाथी पांव। तो एस्केरियासिस होता है किसके कारण? एस्केरिस के कारण। वुचेरिया किसके कारण? दोनों ही एक प्रकार का क्या है? गोल कृमि। उचेरिया फाइलेरिया के लिए जिम्मेवार कृमि उचेरिया एक प्रकार का गोल कृमि है, और एस्केरियासिस के उत्तरदायी कृमि एस्केरिस भी एक प्रकार का गोल कृमि है। और गोल कृमि को एसके हेलमिंथेज में रखा गया है। गोल कृमि को एसके हेलमिंथेज में रखा गया है। गोल कृमि को एसके हेलमिंथेज में रखा गया है। क्लियर? कथन 1, प्लेटी हेलमिंथेज संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं। अभी तुरंत उसको द्विलिंगी माने हैं, घोषित किए हैं, गलत है। एसके हेलमिंथेज के सदस्य उभयलिंगी होते, गलत। एसके हेलमिंथेज
यानी क्या, गोल कृमि ये आपका क्या होते हैं, एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, और प्लेटी एलिमेंथी चपटा और फीता कृमि ये क्या होता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी, उभयलिंगी या, क्लियर, बात को समझ गए, कोई दिक्कत है ना। तो यहां पर दोनों कथन असत्य है, दोनों कथन असत्य है। जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों में प्रारंभ हुई, ठीक है, वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों में प्रारंभ। देखिए इस पृथ्वी पर जो जंतु है ना, अंग्रेजी में हम यहाँ पे एनिमल किंगडम के जीव सजीव कह सकते हैं। इस पृथ्वी पर जो जंतु है या तो वो द्विस्तरीय शरीर वाला होता है या तीन स्तरीय शरीर। जंतु जो होते हैं या तो द्विस्तरीय शरीर डिप्लो ब्लास्टिक या तीन स्तरीय ट्रिप्लो ब्लास्टिक, डिप्लो ब्लास्टिक, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। तो द्विस्तरीय शरीर में शरीर के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, और भीतरी वाले भाग को इंडोडर्म। एक्टो का मतलब ही होता है बाहर और इंडो का मतलब ही होता है, जो तीन स्तरीय शरीर है ना उसमें सबसे बाहर एक्टोडर्म और सबसे भीतर इंडोडर्म, लेकिन बीच में एक होता है मेजोडर्म। जैसे हम लोगों का त्वचा क्या है और उसके नीचे का और सबसे भीतर का एंडोडर्म। शरीर का निर्माण जंतुओं का या तो दो या तीन स्तर का होता है। तो दो स्तरीय शरीर केवल पोरीफेरा और सिलिंड्रेटा का है। दो स्तरीय शरीर केवल पोरीफेरा और सिलिंड्रेटा का, बाकी सबका शरीर कितने स्तर, तीन स्तर का है। जंतु में अगर देखे दोस्तों तो केवल पोरीफेरा और सिलिंड्रेटा का ही शरीर कितने स्तर है, दो स्तर का है। बाकी सारे एनिमल का शरीर कितने स्तर का है, मानव भी जंतु है, मानव भी जंतु है और मानव का शरीर कितने स्तर का, तीन स्तर का। मानव का शरीर भी कितने स्तर का, तीन स्तर का। अब ये तो समझ गए कौन जंतु द्विस्तर कौन जंतु तीन स्तर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब याद रखिए कि पोरीफेरा सिलिंड्रेटा द्विस्तरीय है, बाकी सब तीन स्तरीय। मात्र दो को याद रखना है, बाकी फ्री में आपको याद रहेगा। क्या, जैसे प्लेटी हेलमिंथेज तीन स्तरीय, एसके हेलमिंथेज तीन स्तरीय, ऑर्थोपोडा पोरीफेरा द्विस्तरीय, सिलिंड्रेटा। अब देखिए कि कुछ ऐसे तीन स्तरीय जंतु हैं और कुछ नहीं, अधिकांश, जिनके मेजो और इंडो परत के बीच कुछ खाली जगह होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, देगुआ, और अंग्रेजी में सिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलोम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिलोम। तीन स्तरीय जंतु के शरीर के मीजो और इंडो परत के बीच जो खाली जगह होता है उसे क्या कहते हैं, देगुआ कहते हैं। प्लेटी हेलमिंथेज, एसके हेलमिंथेज का शरीर कितने स्तर का है, लेकिन इसमें देगुआ नहीं होता है। लेकिन प्लेटी एसके हेलमिंथेज के बाद का फाइलम कौन है, एसके हेलमिंथेज से ज्यादा विकसित फाइलम। और पहली बार देगुहा की उत्पत्ति किसमें हुई है, मध्य और आंतरिक परत, शरीर के मध्य और आंतरिक परत के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं,
देगुआ का होना एक विकसित जंतु होने की निशानी है। क्लियर हो गया ना? एक तो देगुआ उसी में होगा जिसका शरीर 3 स्तरीय होगा। 3 स्तरीय शरीर में कृमि को छोड़कर सभी में उपस्थित है क्या? अकार कि जंतु जगत में वास्तविक देगुआ की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले एनिलिडा में प्रारंभ हुई। सबसे पहले एनिलिडा में प्रारंभ हुई। देगुआ किसे कहते हैं? मध्य और आंतरिक परत, मध्य और आंतरिक परत, मध्य और आंतरिक परत के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? देगुआ कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? एनिलिडा और सिलेंट्रेटा में तो देगुआ की बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर ही कितने स्तर का है, जबकि 3 स्तरीय शरीर में ही होगा क्या? क्लियर हो गया? अब आपसे पूछेगा कि किस संघ के जंतु में, किस संघ का जंतु, किस फाइलम का जंतु 3 स्तरीय तो हैं लेकिन उनके शरीर में देगुआ नहीं पाया जाता, तो वह है प्लेटी हेलमेंथीज और एसके हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज और एसके हेलमेंथीज। क्लियर हो गया? मन लग रहा है जी? हाँ, हम बाहर में बोल के आए हैं कि दरोगा का ड्यूटी भी रहता है सब दिन और क्लास भी होता है सब दिन। क्या? 20 नंबर नहीं। बहुत रूम मालिक पूछ रहा था छुट्टी नहीं दिए, कितना पढ़ाएंगे? कल दरोगा की छुट्टी कैंसिल हो गया है, दिवाली में सब दरोगा की ड्यूटी लगा है, इसलिए क्लास भी लगवा दिए है। 20 नंबर, 20 नंबर। ठीक है, तो यही ये प्रैक्टिकल हम शुरू करवा रहे ना। जो छुट्टी में क्लास नहीं कर सकता ड्यूटी कैसे करेगा? जोक, जोक तथा केचुआ किस संघ के जीव है? गोल कृमि, एसके हेलमेंथीज, गोल कृमि। अभी इस दोनों से परिचय होना आपका बाकी है। तो जोंक और केचुआ दोनों द्विलिंगी है, हालांकि एक लिंगी भी होते हैं। एनिलिडा के कुछ जंतु एक लिंगी भी होते हैं। तो जोंक और केचुआ किस फाइलम का है? एनिलिडा का। स्पंज किस फाइलम का है? पोरीफेरा। स्पंज हाइड्रा, सिलिंट्रेटा, हाइड्रा सिलिंट्रेटा। फीता कृमि, चपटा कृमि, प्लेटी हेलमेंथीज, गोल कृमि, एसके हेलमेंथीज और जोंक और केचुआ एनिलिडा। निम्न में कौन सा विकल्प दिए गए कथन, विकल्प में दिए गए कथन असत्य है? निम्न में कौन सा विकल्प में दिए गए कथन असत्य है? केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्टुमा है, बिल्कुल सही। जोंक का वैज्ञानिक नाम हिरुडिनेरिया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। तो गलत है कौन? केचुआ किसानों का मित्र है, क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरी बनाकर उसे ऑक्सीजन युक्त करते हैं, और मिट्टी जितना भुरभुरी होगा उसमें उतना ज्यादा हवा भरा रहेगा और जड़ों को उतना आसानी से ऑक्सीजन मिलेगा, और बिहार कह रहे हैं, और खेत उतना ही ज्यादा उपजाऊ होगा। 22 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है, बिल्कुल सही। जितनी अधिक मात्रा में केचुआ है उतनी ही अधिक मात्रा में वो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। अब कहिएगा तब तो उसमें फसल लगाएंगे वो भी खा जाएगा। केचुआ को उतना औकात ने प्रकृति दिया है कि फसल खा सके, मिट्टी खाता है और मिट्टी ही उत्सर्जित करता है। तब कहिएगा तो मिलता उसको क्या है? मिट्टी भी पोषक तत्वों से भरपूर है, मिट्टी को आप मिट्टी मत समझिए, ठीक है ना। जितना चीज हमारे बॉडी में है ना उससे कहीं ज्यादा मिट्टी में है। मिट्टी में तो मिट्टी खाता है और मिट्टी उत्सर्जित करता कौन? और उसी से उसे पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। फसल खाने की इसकी क्षमता नहीं है। सबसे पहले इसे सूखा, ये गीली मिट्टी पर ही रहता है, इसीलिए अब देखिएगा बरसात होगा तब ये निकलेगा।
तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केचुआ के मृदा उर्वरता को बैरोमीटर कहा जाता है, बिल्कुल सही। नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, बिल्कुल सही। अब ध्यान दीजिएगा, नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, यानी सीपी कृमि वास्तव में कृमि नहीं है। कृमि वो है जो प्लेटी हेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज में, ये एनिलिडा का है। ये केचुआ जो देख रहे हैं, नेरिस जो देख रहे हैं, एनिलिडा का जीव है। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक जंतु है क्या, काइटन। काइटन, काइटन को कहते हैं समुद्री चूहिया। तो समुद्री चूहा अलग है, समुद्री चूहिया, और दोनों एक फाइलम का नहीं, अलग अलग फाइलम का। यानी ये इसको नहीं पहचानता और ये इसको नहीं पहचानता, ठीक है। अब कहिएगा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी तरह ये दिखता है इसीलिए कहते हैं। चलिए, कुछ लोग कह रहे इकोनॉमी का क्लास कब होगा, कब होगा, जब हम फ्री होंगे तब होगा क्या? सब कुछ धीरे धीरे पढ़ाएंगे, सारा बैच है ना जी, सब बैच को लेके चलना है। आप टेंशन नहीं लीजिए ना, जितना आप पढ़ रहे हैं ना उतना आप संभाल रहे हैं, तो रिजल्ट के लिए श्योर रहिए, कोई आपको काट नहीं सकता है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। आपका काम बस है कि जो हो गया है वो हो गया है कि नहीं हो गया है। अब जो हो गया है वो भी नहीं हुआ है, फिर आगे होने वाले से क्या मतलब है आपको? तो यहां पर तीनों कथन क्या है, सही है। केचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं। यहां पर याद रखना है कि सीपी कृमि वास्तव में कृमि है नहीं, ये एनिलिडा का प्राणी है, बस इसे कृमि के कारण दिखने के कारण कृमि कहते हैं। एफ्रोडाइट को क्या कहते हैं, जबकि समुद्री चूहिया काइटन को कहते हैं। एफ्रोडाइट एनिलिडा का, ये तीनों प्राणी एनिलिडा का है। लेकिन अगर काइटन की बात करिएगा, काइटन मोलस्का का है। काइटन किसका है? हाँ, क्लियर है? तो सभी कथन लगता, सभी कथन सत्य है, यह छूट गया है। जंतु जगत का सबसे बड़ा, और तो सबसे बड़ा, और इसमें क्या आता जानते हैं, कीट मकड़ी। हाँ, तो आपको लगता है कि मानव की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सब फॉल्स है। सबसे ज्यादा आबादी इस पृथ्वी पर कीट और मकड़ी का है, कीट और मकड़ी का है। आपको शक होगा कि 70% पर जल और उसमें रहती है मछली, वो कम है इससे, बिल्कुल। पूरे एनिमल किंगडम में वैज्ञानिकों ने जितने जंतुओं का अब तक पता लगाया है, उसमें 75% आबादी सिर्फ किसकी है, जो किस फाइलम में रखे गए हैं। तो सबसे जब जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः किसको रखा गया है, कीट और मोलस्का। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है, मोलस्का। घोंगा मोलस्के में आता है। चलिए, पटाखा का बहुत आवाज जा रहा है, सही बोले हैं, ठीक है। पटाखा हमारे घर जो है गली में है, वहाँ मिर्चैया पटाखा भी फूटता है, पागल की तरह आवाज होता है, ठीक है। हाँ, एकदम इजराइल गजा में रहने का आभास होने लगता है, ठीक है। जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का है, ठीक है। 25 तक जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए, शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है, जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं।
क्योंकि यह भी समझना जरूरी है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी एक बंद परिवहन तंत्र, सॉरी या परिसंचरण तंत्र कहिए, परिवहन तंत्र कहिए, कोई दिक्कत, अंग्रेजी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण के तक वहां परिवहन तंत्र लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जिन जंतुओं में रक्त होते हैं, जिन जंतुओं में रक्त की पहली बार उपस्थिति एनिलिडा में हुआ है, यानी कहिएगा पूर्ण विकसित जंतु इस पृथ्वी का पहला कौन है? एनिलिडा। पहली बार ब्लड भी उसी में आया है, क्योंकि पहली बार हृदय का विकास भी वही हुआ था। यानी जिन जंतु में ब्लड होते हैं तो उनमें अधिकांश जंतु में ब्लड बहने के लिए रक्त नली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? और जब जंतुओं के शरीर के भीतर, जब जंतुओं के शरीर के भीतर रक्त नलियों से होकर बहता तो उसे क्या कहते हैं? यानी बंद परिसंचरण तंत्र या बंद परिवहन तंत्र ऐसा रक्त परिवहन तंत्र है जिसमें रक्त नलियों से होकर बहता है। जैसे मानव में कैसा रक्त परिवहन तंत्र है? क्योंकि मानव का रक्त नलियों से होकर बहता है। रक्त नलियां कुछ बाहर से भी दिखाई देते हैं स्पष्ट, लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें रक्त तो है लेकिन रक्त बहने के लिए रक्त नली नहीं पाई जाती है। रक्त सीधे देह गुहा से होकर इधर से उधर करते रहता है, तो रक्त नली नहीं पाई जाती है। तो ऐसे जंतु जिसमें रक्त बहने के लिए रक्त नलियां नहीं है, ऐसे जंतु जिसमें रक्त बहने के लिए रक्त नलियां नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? और जिसमें रक्त बहने के लिए रक्त नलियां हैं उसे क्या कहते हैं? अब खुला परिसंचरण तंत्र केवल दो में पाया जाता, ऑर्थोपोडा और दूसरा ऑर्थोपोडा और मोलस्का जंतुओं का ऐसा पालन है जिसमें क्या है? खुला रक्त परिवहन तंत्र में रक्त नली, तो रक्त किससे होकर बहता है? देह गुहा से होकर। और ऐसे रक्त में कोई ब्लड नहीं होते, सॉरी हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। इस तरह के रक्त लाल नहीं होते हैं। बाकी सब में क्या है? ऑर्थोपोडा और मोलस्का में ही केवल और केवल खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है। बाकी सब में बंद परिवहन तंत्र और पोरीफेरा, सिलिंटरेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज में तो रक्त परिवहन तंत्र है ही नहीं। एनिलिडा में सबसे पहली बार है। तो खुला रक्त परिवहन तंत्र केवल ऑर्थोपोडा में है। और तो पहला कथन कह रहा है दोस्तों, खुला और बंद परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, समझ गए? पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। या तो ये उत्तर होगा ऑर्थोपोडा, या एक और कथन हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहला कथन से दो उत्तर निकलेगा, ऑर्थोपोडा और, क्योंकि खुला रक्त परिवहन तंत्र किस फाइलम के जंतु में होता है? दूसरा पर आए, जीवों में उत्सर्जन मैलपिगियन नली या हरित ग्रंथि के द्वारा होता है। बिल्कुल अब क्लियर हो गया है ऑर्थोपोडा, क्योंकि हरित ग्रंथि किसमें पाया जाता है? मैलपिगियन नली भी किसमें पाया जाता है? हरित ग्रंथि मैलपिगियन नली मोलस्का में पाया। तो अब सीधे इसका उत्तर हो गया क्या? जीवा रक्त, यानी जीव के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता। बिल्कुल, खुला रक्त परिवहन तंत्र से होकर बहने वाले रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। ऐसे रक्त रंगहीन या अन्य किसी रंग के होते हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? ऑर्थोपोडा के बारे में कहा जा रहा है। क्लियर? सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है। सिल्वर फिश एक प्रकार का, तो कीट है तो ऑर्थोपोडा में आएगा, कीट है तो ऑर्थोपोडा में आएगा। क्लियर है दोस्तों? 25 क्वेश्चन हुआ है लेकिन बहुत क्वेश्चन हुआ है। रिवाइज करिएगा एकदम। मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में।
और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिवाली पर सफलता के लिए अग्रिम बधाई। 100% हम श्योर हैं कि आप सफल हो रहे हैं। दर पर आइए नहीं, घर वहीं पर है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा इंतजार करके निकलिए। एकाएक निकलिएगा, पड़ोस के लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। थोड़ा धीरे धीरे निकला कीजिए। चलिए, मनोज कुमार सिंह, कुणाल कुमार, अभिजीत कुमार, लक्ष्मण, विहंगम, पंकज यादव, अभिषेक, धीरज कुमार चौधरी, शोएब अख्तर, अभिजीत कुमार, सनोज कुमार, दीपक कुमार, रवि, शुभम कुमार, दिवेश यादव, रोहित कुमार भारती, अभिराज सिंह, दीपा कुमारी, सुबोध कुमार, शुभम कुमार, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे तरफ से सफलता की अग्रिम बधाई। मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में। ठीक है दोस्तों, बंद कीजिए क्लास को। क्या हुआ? भारतीय अर्थव्यवस्था के हाँ, इसका होगा यही न बी, गलत है, बी ए होगा। हाँ।